हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम केंद्रीय विद्यालय संगठन का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर के कैसे सबमिट करना है, स्टेटस कैसे चेक करना है, बहुत सारे डिटेल्स हम देखने वाले हैं। वन बाय वन दिखा देता हूं। तो अभी एडमिशन्स ओपन हो गया, तो इधर जाके केंद्रीय विद्यालय .com में जाके आप केंद्रीय विद्यालय संगठन में सर्च करेंगे तो उनका एडमिशन्स गाइडलाइंस आ चुका है। तो एडमिशन्स गाइडलाइंस में देखेंगे तो उन्होंने पूरा पूरा डेट्स बताया एडमिशन्स कब होने वाला है करके। तो वो डेट्स देख देख लेंगे एक बार, ऑलरेडी मैंने वीडियो में बताया है। तो 1 तारीख से लेके 19 तक उनका एडमिशन प्रोसेस चलने वाला है। तो तब तक आप फॉर्म ऑनलाइन में सबमिट कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। तो ये फर्स्ट स्टैंडर्ड के लिए है। और ये देखेंगे तो ये 2 से लेके नौवा 9th स्टैंडर्ड तक का एडमिशन है। 8 तारीख से 15 तारीख का है। तो ये डेट्स आप देख के रख लो, इधर दिखेगा नहीं तो भी मैं इनलार्ज करके दिखा देता हूँ आपको। तो इसमें डेट्स देख लो, तो इसके हिसाब से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो अप्लाई करने के लिए उनका अलग से एक वेबसाइट है इधर, और इसके लिए साथ उन्होंने गाइडलाइंस भी दिया है इधर। तो गाइडलाइंस का मतलब आपको पूरा डिटेल्स देख सकते हैं, कैसे एडमिशन्स होता है, क्या क्या नीड्स रहता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, किस किस को क्या क्या कोटा है, सब कुछ इसमें बताया। एज लिमिट से सब कुछ, एज इतना है, कितने सीट्स रहते हैं, सब ये डिटेल ये डॉक्यूमेंट में आकर जाके ये डॉक्यूमेंट खोलेंगे। ये अपने कमेंट्स में डिस्क्रिप्शन में ये ऐड करता हूँ मैं, ये वाला लिंक्स। तो डिस्क्रिप्शन से आपको दिख जाएगा। तो स्पेशल प्रोविजंस दिया है। कोटा का भी बता देता हूँ, कोटा कैसे है करके। तो यहाँ पे दिया है कोटा का। तो एक मिनट, हाँ। तो ये कोटा का दिया, आरटी एडमिशन्स का दिया। आरटी का एडमिशन है कि ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन को आरटी कैटेगरी में लेके आते हैं। तो उसका 10 सीट्स देते हैं। और शेड्यूल कैस्ट और शेड्यूल ट्राइब का इतना सीट्स उन्होंने ये किया है, 15% और 7.5% का है। और ओबीसी का नॉन क्रीमी लेयर बोलते हैं, ओबीसी एनसीएल बोलते हैं। तो नॉन क्रीमी लेयर में देखेंगे तो 11 सीट्स मिलता है, 27% दिया है। तो बाकी उनका सिलेक्शन का ये सब दिया है। मैंने सिंगल गर्ल चाइल्ड का भी बोला है। एक ही अगर बेटी होगी तो आपको 2 सीट्स पर एक एक सेक्शन को होता है। तो 4 सेक्शन है तो 8 लोगों को एडमिशन्स मिलता है। तो सिंगल गर्ल चाइल्ड का भी फ़ायदा उठा सकते हैं आप। तो ये लॉटरी सिस्टम का सब डिटेल्स दिया है। तो इतनी देखने की जरूरत नहीं। अगर आपको कुछ स्पेसिफिकली देखना है तो इधर देख सकते हो। हम सीधा ऑनलाइन एडमिशन्स को जाते हैं इधर। तो यही ऑनलाइन एडमिशन का फॉर्म का वेब लिंक है। तो ये वाला लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, तो इधर से आप भी चेक कर सकते हो। तो क्या करना है, पहले हमको इंस्ट्रक्शन सब पढ़ना है। तो पहले प्रोसेस कैसे रहता है कि पहले रजिस्टर करो, फिर आपको एक लॉगिन कोड मिलेगा, और लॉगिन कोड से आपको फिर लॉगिन करके पूरा फॉर्म भरना पड़ेगा ऑनलाइन में। तो ये गूगल प्ले में भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसका ऐप भी है, गूगल प्ले में ऐप भी है। जो मोबाइल में कर सकते हैं वो मोबाइल में भी कर सकते हैं। तो दोनों का प्रोसीजर सेम रहेगा, जो भी मैं इधर बता रहा हूँ वो मोबाइल में भी कर सकते हो आप। तो दोनों का सेम है। और उससे पहले बहुत लोग पूछते रहते हैं कि मेरे को डॉक्यूमेंट्स कैसे देखना है करके। तो ये डॉक्यूमेंट्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट, आप यहाँ पे क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सेल्फ डिक्लेरेशन बोल देना पड़ता है जब एडमिशन। ये डॉक्यूमेंट्स कब चाहिए आपको, जब एडमिशन कंफर्म होके जब स्कूल आपको बुलाता है, तो तब आपको ये सब, इसमें से अगर कुछ आपने मेंशन किया होगा तो ये डॉक्यूमेंट यहाँ से लेके प्रिंट करके लेके जा सकते हो। तो इसका डॉक्यूमेंट का मैंने डाउनलोड करके भी रखा है, तो आपको देख सकते हैं। ये ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट का कॉपी है ये। आपको ट्रांसफ़र कितना हुआ है, वो ट्रांसफ़र का डिटेल सब, अगर गवर्नमेंट जॉब में है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो भी जॉब में है, तो उसमें ट्रांसफ़र्स कितने हुए हैं उसके डिटेल सब इधर लेके, ये सिग्नेचर सब लेके आपको ये फॉर्म लेके जाना पड़ेगा। और सिंगल गर्ल चाइल्ड होगा तो आपको एक ही बेटी है, उसका कोई ब्रदर भाई या बहन और कोई नहीं है, तो एक बेटी के लिए आपको ये एक नोटरी वकील के साथ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से जाके ये सर्टिफिकेट आपको जनरेट स्टैम्प पेपर में जाके करना पड़ेगा। ये डिस्टेंस का है स्कूल, और इसका डिस्टेंस का सर्टिफिकेट है ये। तो बोलना है कि हमारा स्कूल का इतना ही किलोमीटर करके आप सेल्फ डिक्लेरेशन, आप इसमें कुछ बॉन्ड पेपर की ज़रूरत नहीं है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है ये। तो इसको बंद कर देता हूँ मैं। तो ये सब आपको चाहिए तो देख सकते हैं। और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट हो गया, एफिडेविट, ये सर्विस सर्टिफिकेट के लिए भी लोग पूछते हैं कि कैसे रहता है करके। ये यहाँ पे देख सकते हो आप, सर्विस सर्टिफिकेट कैसे रहता है करके। तो सैंपल दिखा देता हूँ आपको। सर्विस सर्टिफिकेट कॉमन रहता है, ये सर्विस में मैं काम कर रहा हूँ करके आपको सर्विस सर्टिफिकेट ऐसे ये डाउनलोड करके इसका सिग्नेचर लेके आपको दिखाना पड़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ये सर्विस सर्टिफिकेट आपको एडमिशन्स कंफर्म होने के बाद दिखाना पड़ता है।
तो ये एक हेल्प डेस्क भी है इधर। आपको कोई भी स्पेसिफिक स्कूल्स, कौन से स्कूल में आप एडमिशन ले रहे हो, वो स्कूल का कॉन्टैक्ट डिटेल्स इधर मिल जाएगा आपको। महाराष्ट्र और उसके स्कूल का, अगर मैंने बोला पुणे में मेरे को ये स्कूल चाहिए, तो वो स्कूल के डायरेक्ट प्रिंसिपल का नाम है, लैंडलाइन नंबर है, मोबाइल नंबर दिया है, तो इसको कॉल कर सकते हैं। और उस स्कूल के स्पेसिफिक हेल्प डेस्क का भी नंबर दिया है। अगर कुछ पूछना है, एडमिशन के बारे में कुछ चाहिए, तो आप पूछ सकते हो। ये एप्लीकेशन प्रिंट करने के बाद में देख सकते हैं हम। अब हम पहले जाके रजिस्टर करते हैं हम। तो रजिस्टर करते समय आपको ये पूरा टर्म्स एंड कंडीशन बोलेगा। पहले आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ना चाहिए। तो इंस्ट्रक्शंस में क्या दिया है आपको, डॉक्यूमेंट का पहले दिया है कि ये अगर बेसिक चीज़ें हैं इसको रेडी रख लो। मोबाइल नंबर एक चाहिए, आपका मोबाइल नंबर इंडियन सिम के साथ, ईमेल एड्रेस चाहिए, डिजिटल फोटोग्राफ, वो भी आपको स्कैन करके 256 KB के साइज में रखना चाहिए, उसको कंप्रेस करके। और डेट ऑफ बर्थ भी का की कॉपी चाहिए आपको, स्कैन करके PDF फाइल, जेपेग जो भी चलेगा, 256 KB साइज होना चाहिए। डिटेल्स ऑफ द गवर्नमेंट सर्टिफिकेट्स, आपको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं तो आपको उसका आपको एक डिटेल आपके पास रखना चाहिए, क्योंकि सर्टिफिकेट नंबर कब इशू किया, किसने इशू किया, वो सब एंटर करना पड़ता है। ट्रांसफ़र डिटेल्स, पेरेंट ग्रैंड पेरेंट, अगर उसने अगर ट्रांसफ़र डिटेल्स का आपको मेंशन करना है तो वो ट्रांसफ़र का डिटेल्स हाथ में रख लो, तब आराम से आप ये एप्लीकेशन भर सकते हो। ठीक है, बाकी कुछ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ट्रांसफ़र डिटेल्स, अपना जो भी सर्टिफिकेट्स है हाथ में रख लो। कुछ अगर चाहिए वो तो उधर एंटर करना पड़ेगा, और मैक्स मेनली ये सब आपको रेडी करके रखना पड़ेगा। दूसरा मेन बात है कि एप्लीकेशन, अगर आपने सोचा है कि एप्लीकेशन में मैंने कुछ ये क्या बोलता है कि पहले लॉगिन करो, आपको एक लॉगिन कोड आएगा, या रजिस्टर करो, लॉगिन कोड आएगा, लॉगिन कोड से आपको लॉगिन करना पड़ेगा। और वंस कंप्लीट होने के बाद आपको एप्लीकेशन सबमिशन कोड आएगा, ये वाला। लॉगिन कोड लॉगिन के लिए है, एप्लीकेशन सबमिशन कोड क्या है कि आपने एप्लीकेशन भर के सबमिट कर दिया तो आपको ये कोड आएगा। नहीं तो ये कोड नहीं आया तो आपने एप्लीकेशन सबमिट नहीं किया है, ये आप मान लो। तो आपको अगर इंटरनेट सेंटर में भी कर रहे हो तो आपको जाके पूछना है कि मेरा एप्लीकेशन सबमिट हो गया तो मेरे को एप्लीकेशन सबमिशन कोड दे दो, तो वो कोड आपको रखने हैं। और लॉगिन कोड भी आप ध्यान से कहीं पे लिख के रख लो, जो भी आपने डिटेल्स दिया है। उससे अच्छा है कि आप जाके एप्लीकेशन को प्रिंट आउट मांग लो, अगर फिलअप करने के बाद एक बार प्रिंट आउट लेके आपके पास रख लो। अगर आपने सोचा कि आपको ध्यान में आया कि आपने गलती से एप्लीकेशन कुछ फिल कर दिया, तो कोई लोग क्या करते हैं, दूसरा एप्लीकेशन फिल करते हैं, वैसे नहीं करना है। ये एप्लीकेशन को आप पहले कैंसिल करो, जो भी फिल किया उसको कैंसिल करने के बाद आपको एक SMS आएगा कि आपका एप्लीकेशन कैंसिल हो गया करके। उसके बाद जाके आपको नया एप्लीकेशन भरना पड़ेगा। बाकी ये सब एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या करना है वो सब है, मैं जैसे भी बताने वाला हूँ, तो इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ इधर। तो इसमें आप पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पेज में हैं, नया रजिस्ट्रेशन जब करते हैं तो आप आपके बच्चों का नाम लिख लो। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखना है। बच्चों को क्या नाम दिया है, मैं बोलता हूँ कि अमित बोल के नाम दिया है, तो जो नाम से आप बुलाते हो तो वो नाम इधर लिखना पड़ेगा। अगर मिडिल नेम और अमित के साथ और कुछ नाम है, ऐसे फ्रांसिस बोल के कुछ नाम भी होगा, तो वो आप मिडिल नेम में ऐड कर सकते हो। नहीं तो आप जैसे आप मिडिल नेम में और कुछ अपना फैमिली नेम या बड़ा नेम है तो वो ऐड कर सकते हो, पर मिडिल नेम मैंडेटरी नहीं है। लास्ट नेम आपको लिखना पड़ेगा। लास्ट नेम क्या रहता है, फैमिली नेम रहता है। कैसे, मैं पूरा यहाँ पे सैम्पल के लिए जो भी नाम आ रहा है वो मैं एंटर कर रहा हूँ। ठीक है, सॉरी। तो अमित त्रिवेदी लास्ट नाम है, कोई फैमिली नेम भी रहता है, ठीक है, वो फैमिली नेम एंटर कर सकते हो। मैंने एक सैम्पल के लिए एंटर किया है, वो लास्ट नेम में डालना है। तो किसी का इनिशियल्स भी होगा तो वो इनिशियल भी आप लास्ट नेम में एंटर कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे इनिशियल्स भी एंटर कर सकते हो। अगर डिफरेंटली एबल है, कुछ प्रॉब्लम्स है, तो वो भी लिख सकते हैं। ब्लाइंड होगा या बोल नहीं सकते हैं, सुनाई नहीं देता, तो वो सब कुछ होगा तो वो सब चलने में प्रॉब्लम है, हाथ पैर में प्रॉब्लम है, वो सब डिसेबिलिटी कैटेगरी में आएगा। कब आएगा, आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कुछ हाथ में रहेगा, तो वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके हाथ में होगा तो उसके हिसाब से आपको ये यस है और नो करना पड़ेगा आपके बच्चों का। ऐसे होगा तो ये डेट ऑफ बर्थ है, एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ कर दो। अगर वो डेट ऑफ बर्थ एलिजिबिलिटी रहता है, मैंने जैसे बोला है कि यहाँ पे गाइडलाइंस में देख लेंगे। गाइडलाइंस में मैंने जैसे बोला डेट ऑफ बर्थ दिया है इधर, एक मिनट, ऊपर 5 से 7 साल के अंदर रहना चाहिए, यहाँ पे डेट दिया है यहाँ पे। तो 1 अप्रैल तक कंसिडर करेंगे, 5 to 7 years के अंदर होना चाहिए। अगर वो उसके ऊपर या नीचे रहेंगे तो यहाँ पे रजिस्टर नहीं करने देगा। मैं एक एग्जांपल करता हूँ, 21 4, ओके देखा यहाँ पे नहीं दे रहा है, 21 आ गया तो वो बोल रहा है कि नॉट वैलिड।
मैं 13 डाल रहा हूँ तभी भी बोलता है एक्सेप्ट नहीं करता, 14 डालता हूँ तो एक्सेप्ट कर देता है, और 15 यस एक्सेप्टेड, 16 भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, बोलेगा कि एज ज़्यादा है, तो मैं 15 रख देता हूँ। जो एज यहाँ पे एक्सेप्ट होगा तभी आप फॉर्म भर पाएंगे, नीचे या ऊपर का एज होगा तो नहीं एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये क्या पूछ रहे हैं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के एम्प्लॉय हैं कि नहीं, अगर होंगे तो उनका डिटेल्स डालना है कि ग्रैंड चिल्ड्रन हो कि चिल्ड्रन भी हो, वर्किंग एम्प्लॉय, रिटायर्ड एम्प्लॉय, ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग और रिटायर्ड एम्प्लॉय का प्रेफरेंस देते हैं, इसलिए यहाँ पे उन्होंने केंद्रीय विद्यालय के एम्प्लॉयज़ के लिए उन्होंने प्रेफरेंस दिया है, तो मैं बोलता हूँ नॉट अप्लीकल। ठीक है, और यहाँ पे आप प्रॉपर ईमेल आईडी दे देना है, तो इसी को, ये ईमेल आईडी को आपको कंफर्मेशन आता है, तो प्रॉपर ईमेल आईडी देके आप रजिस्टर कर लो। और यहाँ पे प्रॉपर सिम कार्ड जो आपको एसएमएस आता है, जो मोबाइल आप यूज़ करते हैं उसका डिटेल्स इधर देना पड़ता है, तो यहाँ पे प्रॉपर नंबर दे दो इधर 10 डिजिट नंबर। और यहाँ पे जो ये आया है तो यहाँ पे बोल रहा है नंबर इज इनवैलिड करके बोल रहा है, तो मैं बोलता हूँ प्रॉपर नंबर दे के मैं डाल रहा हूँ इधर। तो ये वाला कैप्चा एंटर करना है, कैप्चा एंटर करना है, और आपको लॉगिन कोड एक जनरेट करना है। अभी मैं जनरेट करके दिखाता हूँ आपको। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको ओटीपी आता है मोबाइल को, वो ओटीपी इधर एंटर करना पड़ता है, और ये वाला कैप्चा एंटर करके आप वेरीफाई कर लो, तो सीधा आपका एप्लीकेशन डिटेल आ जाएगा। तो ये वाला चेक कर लो, आपको ये लॉगिन कोड आपको कॉपी करके रखना पड़ेगा, तो ये मैं पूरा कॉपी करके रख लेता हूँ, तो कभी काम आएगा एप्लीकेशन फिलअप करते समय, लॉगिन करते समय, तो कॉपी कर लो और सीधा क्लिक हियर करके आपको सीधा लॉगिन करना पड़ेगा पहले। तो लॉगिन कोड आपने जो भी लिखा है वो लॉगिन कोड इधर एंटर कर दो, डेट ऑफ बर्थ एंटर करना पड़ेगा इधर, जो भी डेट ऑफ बर्थ दिया है, और मोबाइल नंबर फिर से एंटर करना पड़ेगा इधर। तो जो मोबाइल नंबर दिया था वो मोबाइल नंबर आप एंटर कर लो। लॉगिन कर लो। तो लॉगिन करने के बाद आपको जो भी डिटेल आपने दिया होता है, तो डिटेल जो रजिस्टर करते समय वो डिटेल इधर आ जाएगा आपको डिफ़ॉल्ट। तो ये कुछ जो दिया था वो डिटेल आप चेंज नहीं कर सकते हो, तो बाकी हम डिटेल में देखते हैं क्या क्या है। तो ये मेन है एप्लीकेशन फिलअप करने का, तो वन बाय वन हम देख लेते हैं। तो ये तो डिफ़ॉल्ट फील्ड है इधर, जो भी हमने दिया था, नो दिया था सब। अभी जेंडर से हम जाते हैं। जेंडर अगर फीमेल होगा तो वो पूछता है कि सिंगल गर्ल चाइल्ड है, कि एक ही आपके पास बेटी है, तो ये आपको यस क्लिक करना है। ठीक है, तो अगर नहीं मेरे पास ट्विन गर्ल्स हैं, तो किसी का ट्विन्स रहते हैं, तो ट्विन्स रहेंगे तो यस डाल दो। तो बोलता है कि यहाँ पे एप्लीकेशन को लिंक करना पड़ता है, आपको क्या करना पड़ता है, ट्विन गर्ल्स होगा तो दो गर्ल्स है तो दो एप्लीकेशन आपको फिल करना पड़ेगा, तो एक एप्लीकेशन का दूसरे एप्लीकेशन का एक लिंक बनाना चाहिए। तो वो लिंक के लिए आपको बोलता है लिंक जनरेट करो करके। ठीक है, तो वो क्या करना है, अगर आपने ये फर्स्ट एप्लीकेशन होगा तो आपको, आपके पास लिंक नंबर नहीं होगा, तो आपको जनरेट लिंकिंग कोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक लिंकिंग कोड आ जाएगा, तो वो लिंकिंग कोड आपको कॉपी करके आप रख लो, और यहाँ पे भी एंटर कर दो। ये यहाँ पे कहीं पे भी आपको नोट करके रखना पड़ेगा, आपके पास जुड़वा बेटी होगी तो। ठीक है, तो मैं ओके करता हूँ, तो ये ऑटोमेटिक इधर आ जाता है। तो ये सिंगल गर्ल चाइल्ड या जुड़वा बच्ची होगी तो फीमेल चाइल्ड के लिए ये, अगर नहीं है तो यहाँ पे नो डाल दो, नॉट अ प्रॉब्लम। यहाँ पे मेल, अगर फीमेल में भी सिंगल गर्ल चाइल्ड नहीं है, उसके भाई या बहन और कोई है, तो ये अप्लीकेबल नहीं होगा। तो सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए मैंने अलग से वीडियो भी बनाया है, आप उसके बारे में भी देख सकते हो जाके। और मैं जाके यहाँ पे मेल सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो मेल बैठा है। तो यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको फैमिली इनकम ग्रुप का है। तो फैमिली इनकम ग्रुप आप सोचते हो कि बिलो पॉवर्टी लाइन या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हो, तो ये दोनों सेक्शन में अगर आएंगे तो आपके पास ज़रूर एक सर्टिफिकेट गवर्नमेंट से मिला होगा, उसमें लिखा होगा कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है कि नहीं, तो उसका सर्टिफिकेट नंबर आपको एंटर करना होगा। कब इशू हुआ वो सर्टिफिकेट आपको कब मिला एंटर करना होगा, और उसका इशूइंग अथॉरिटी कौन है, कौन से डिपार्टमेंट ने आपको ये सर्टिफिकेट दिए, ये तीनों डिटेल्स आपको एंटर करना होगा। वो सेम है बीपीएल कार्ड के लिए भी, बीपीएल कार्ड आपके पास है तो ये तीनों डिटेल्स एंटर करना पड़ेगा। तो ये स्पेसिफिकली फैमिली इनकम ग्रुप का ये दोनों दोनों है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और बिलो पॉवर्टी लाइन का जो है
ये दोनों आते हैं आरटीई कोटा में, आरटीई बोलते हैं, राइट टू एजुकेशन के कोटा में आता है। तो ये अगर आप डालेंगे तो उसमें आपको लिस्ट कर देंगे नाम। अगर नहीं है तो बोलो डू नॉट बिलोंग टू लो इनकम ग्रुप, और यहाँ पे जाके आपको जो कैस्ट कैटेगरी आता है ये अलग है, इसका और इसका लेना देना नहीं है। कैस्ट कैटेगरी का अलग से कोटा है, तो उसमें जाके मोस्ट ऑफ द कैस्ट ऐसे रहते हैं, ओबीसी जो एमबीसी रहते हैं, बीसी रहते हैं, उनको जाके ओबीसी सर्टिफिकेट अलग से लेना पड़ेगा। तो ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर या क्रीमी लेयर आपके इनकम के बेसिस में आएगा। तो नॉन क्रीमी लेयर के लिए अपना कोटा है केंद्रीय विद्यालय में, क्रीमी लेयर और जनरल के लिए कोटा कुछ नहीं है। तो ये ओबीसी के लिए कोटा है, एससी और एसटी के लिए कोटा है। तो मैक्सिमम ये कोटा में आते हैं, तो इसलिए मैं वो सेलेक्ट कर रहा हूँ। एससी एसटी के लिए कुछ ऑप्शन नहीं है, बस सीधा वो कैटेगरी आपको सेलेक्ट करके आगे बढ़ना है। तो बहुत लोग बोलते हैं कि ब्लड ग्रुप का मेरे पास नहीं है करके, नॉट अ प्रॉब्लम। आपको सीधा एक छोटे से लैब में लेके जाके जहाँ ब्लड टेस्ट करते हैं उधर जाके सिंपल टेस्ट है, वहाँ पे आप इमीडिएटली ब्लड ग्रुप आप पता कर सकते हो। वो अच्छा है एक बार आप एप्लीकेशन में एंटर करके रखने का। अगर उसका पॉसिबिलिटी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी आप सेलेक्ट कर लो, बाद में आप एप्लीकेशन आपका कंफर्मेशन आ गया तो आप जाके इसको अपडेट कर सकते हो। मैं अभी के लिए ये पॉजिटिव डाल के आगे बढ़ रहा हूँ। तो आपको सब बताने वाला हूँ कि कैसे है, ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको समझ आएगा। तो ये पहले मदर का डिटेल पूछते हैं, मदर का डिटेल। अगर मदर नहीं है तो लेट बोल के उनका नाम लिख देना इधर, ठीक है, पूरा नाम जो भी है। नहीं है तो फर्स्ट मिसेस डाल के उनका नाम लिख दो। कुछ मैं एग्जाम्पल के लिए इधर नाम दे रहा हूँ। और फादर का नाम भी बोलते हैं, कोई फादर नहीं है, ठीक है, गुजर चुके हैं करके, तो लेट डालना है सेलेक्ट। अगर हैं तो उनका नाम डाल दो, ठीक है। तो ऐसे ही नाम एक डाल रहा हूँ सैम्पल के लिए, ठीक है। और नेशनलिटी इंडियन, ऑफकोर्स सब इंडियन में रहते हैं, इंडियन, ओके। और ये वाला पूछते हैं कि सेम एड्रेस पति को भी रहना चाहिए कि नहीं। हाँ ठीक है, दोनों का सेम ही एड्रेस रहता है 90%, तो यहाँ पे यस कर दो, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको फिर से भरने की ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे आपका डिटेल्स भर दो। इंडिया रेसिडेंस कहाँ पे रहते हो, इंडिया में रहते हैं। तो एग्जांपल देखेंगे तो महाराष्ट्र में डालता हूँ, उधर ही रहता हूँ, पुणे, पुणे में डालता हूँ। तो इधर पूरा एड्रेस डाल दो, ठीक है, फुल एड्रेस। आप जो भी एड्रेस आपके पास आधार में या कहीं पे जो भी एड्रेस प्रूफ है उसमें जो एड्रेस है यहाँ पे फुल एड्रेस मेंशन कर दो, दोनों मैच होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो भी है पिन कोड डाल दो, जो सही पिन कोड वहाँ पे जाना चाहिए। लैंडलाइन नंबर नहीं होगा, मोबाइल नंबर आपका जो भी है, मोबाइल नंबर पेरेंट का डाल दो इधर। और यहाँ पे प्रॉपर ईमेल आईडी डाल दो जो आप यूज़ करते हो, उसी में आपको कम्युनिकेशन आएगा, ठीक है। और यहाँ पे अपने पति का मोबाइल नंबर डाल दो और उनका ईमेल आईडी भी इधर डाल दो। सेम भी हो सकता है, ये प्रॉब्लम नहीं है। मैं ऐसे डिफरेंस के लिए दो ईमेल आईडी डाल रहा हूँ। तो आपका ऑक्यूपेशन, अगर आप काम में करते हो, बहुत लोग आजकल काम करते हैं, तो मैं सर्विस डाल रहा हूँ, जो भी है सर्विस कैटेगरी डाल दो। तो ABCD जो कंपनी का नाम है वो डाल दो। और यहाँ पे भी ऐसे ही है, सर्विस डाल दो, जो भी इसमें काम कर रहे हैं तो सर्विस में आ जाएगा पूरा। और ऑर्गेनाइजेशन का नाम जहाँ काम करते हैं वो नाम डाल दो। अगर बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे हस्बैंड काम नहीं करते हैं, ऐसे है तो यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल सीधा लिख दो, काम में नहीं है करके, ठीक है, नॉट अप्लीकेबल लिख दो, नॉट अ प्रॉब्लम। काम में नहीं है तो नो प्रॉब्लम, ये लिख सकते हो आप। तो ऐसे ही सीधा देख लो, मदर का माँ और डैड का, मम्मी और डैडी का डिटेल्स इधर एंटर करना पड़ता है, पेरेंट्स का डिटेल। तो ये मेन सेक्शन है। बहुत लोग पूछते हैं कि मेरे को एक स्कूल, तीन स्कूल करना है कि दो स्कूल से ऊपर मैं रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ कि नहीं। हाँ, केंद्रीय विद्यालय ने उसीलिए मैक्सिमम 3 स्कूल्स का ऑप्शन दिया है, क्योंकि बहुत सारे एरिया में पास पास में ये 5 या 8 किलोमीटर के रेंज में 3 3 स्कूल रहता है। तो इसीलिए मैक्सिमम उन्होंने 3 स्कूल का कंसिडर किया है। नहीं तो बहुत लोग क्या करते हैं, दूसरा 2 3 एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके उसमें ये कर देते हैं। एक ही एप्लीकेशन फिलअप करने का हमको परमिशन है, तो 2 3 एप्लीकेशन फिलअप करेंगे तो पूरा एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए आप ध्यान से रहो। और ये भी किलोमीटर के हिसाब से डालो। 5 किलोमीटर में एक स्कूल है, नहीं 2 किलोमीटर में एक स्कूल है, 4 किलोमीटर में एक स्कूल है, 6 किलोमीटर में एक स्कूल है। तो वो पहले जो नज़दीक में स्कूल है उसको सेलेक्ट करना है आपको, ठीक है। मैंने यहाँ पे महाराष्ट्र डाला है, चूज स्कूल महाराष्ट्र में, मेरे घर के पास जो स्कूल है वो मैं डाल रहा हूँ पहले, तो उसमें मेरे को ऑप्शंस मिल जाएगा करके। तो यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ता है कि स्कूल का डिस्टेंस कितना है करके। मैं बोल रहा हूँ हाँ मेरा स्कूल लेस देन और इक्वल टू 5 किलोमीटर के अंदर आ रहा है,
5 किलोमीटर यू आर एलिजिबल फॉर आरटी कोटा। आरटी में मैंने बोला ईडब्ल्यूएस और बीपीएल के अगर आपको बेनिफिट लेना है तो आपका स्कूल का डिस्टेंस 5 किलोमीटर के अंदर रहना चाहिए, अगर नहीं है तो आरटी में नहीं है। मैंने बोला 5 किलोमीटर में नहीं है बोला तो वो बोला नॉट एलिजिबल फॉर आरटी कोटा एज पर केवीएस एडमिशन गाइडलाइंस, तो वो आप जनरल में आपको डाल देंगे, ठीक है, वो ध्यान से देख लो। नहीं तो आप अपना एड्रेस 5 किलोमीटर के अगर केवी में एडमिशन लेना है तो ज़रूर आपको कॉन्फिडेंटली उधर पढ़ाना है तो आप 5 किलोमीटर के अंदर के एड्रेस को शिफ्ट भी हो सकते हो, उधर का एड्रेस दे सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसे ज़रूरत नहीं है कि तीनों स्कूल्स फिलअप करना है, तो अच्छा है कि 3 स्किल फिलअप कर दो, ऑप्शंस दे रहे हो तो आप फिलअप करके रख दो। लक में दूसरा स्कूल मिल जाएगा तो भी उसमें जा सकते हैं। ये मैं दूसरा स्कूल फिलअप करता हूँ, मैं बोल रहा हूँ महाराष्ट्र अगेन पुणे में ही मेरे को स्कूल चाहिए, ठीक है। ठीक है, मैं दूसरा स्कूल फिलअप कर रहा हूँ, पुणे का दूसरा स्कूल देखता हूँ मैं। ओके, ये वाला स्कूल मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो मैंने सोचा कि दोनों स्कूल्स अभी पुणे में ही मैंने फिलअप कर दिया। दूसरा मैं एक गांव में मैं रहता हूँ, ठीक है, मैं बोलता हूँ कि सोलापुर में मेरा होम टाउन है, तो उधर कुछ स्कूल चाहिए तो मैं फिलअप कर सकता हूँ उसको भी। तो यहाँ पे सोलापुर का ढूंढना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। सोच लो कि अहमदनगर में मेरे इन लॉस रहते हैं, नहीं तो मेरा खुद का गांव अहमदनगर है, तो अगर उधर भी एडमिशन मिलने से मैं जा सकता हूँ और अरेंज कर सकता हूँ, तो इधर तुम अहमदनगर भी सेलेक्ट कर सकते हो। और वहाँ वहाँ का जो घर है वो कितना किलोमीटर में आता है, अहमदनगर जैसे जगह में आपको रह सकता है 8 किलोमीटर, पर इधर नहीं आ रहा है, पर वो प्रॉब्लम नहीं है, जब एडमिशन करेंगे तो वो हो जाएगा। तो आपको 3 स्कूल्स मिनिमम सेलेक्ट करना मैं रेकमेंड करता हूँ। 3 स्कूल सेलेक्ट कर लो, किसी एक में भी मिल जाएगा तो बहुत अच्छा है। एजुकेशन सब देखने से बहुत लोगों को सपना रहता है। यहाँ पे आपने 3 स्कूल फिलअप कर दिया है यहाँ पे, तो उसके बाद जाके आपको सर्विस कैटेगरी देना पड़ता है, कहाँ पे आप काम करते हो। यहाँ पे कुछ पूछता है आपको हेल्प चाहिए नहीं चाहिए, आपने हाँ बोला मेरे को सर्विस कैटेगरी में। बहुत लोगों को पता नहीं रहता कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में आता हूँ, स्टेट गवर्नमेंट में आता हूँ, कहाँ काम करता हूँ, तो इसीलिए यहाँ पे उन्होंने ये करते समय डिफ़ॉल्ट जो भी है एम्प्लॉयज़ का, कंपनीज का, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का जो भी है वैसे एक लिस्ट दिया है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट अगर आपको पता है कि स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ है तो स्टेट गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का सब आता है, तो इसमें से आप सेलेक्ट करेंगे तो उसके हिसाब से आपको डिटेल्स यहाँ पे से एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पूछता है कि सर्विंग कर रहे हो कि नहीं, हाँ मैं सर्विंग कर रहा हूँ, तो उसके हिसाब से आपको चूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो ये रेलवेज मैंने सेलेक्ट किया, सेंट्रल गवर्नमेंट बोले बोला हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में मैं अभी काम करता हूँ, रिटायर्ड नहीं हूँ, तो उसके लिए भी ऑप्शंस आ जाता है। तो मैं बोलता हूँ ठीक है, मेरे को मालूम है मैं कहाँ काम करता हूँ, तो उसके हिसाब से हम देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन, यहाँ पे 5 ऑप्शंस दिया है सर्विस कैटेगरी के लिए। पहला ऑप्शन है कि ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई भी डिपार्टमेंट में काम करते हो तो ये पहले सेलेक्ट कर लो। नहीं तो एक्स सर्विस मैन, अगर आप रिटायर्ड आर्मी के में से भी रिटायर्ड हो गए तो ये वाला फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, रिटायर्ड एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ये है। नहीं तो ऑल्सो दिस विल ऑल्सो इंक्लूड चिल्ड्रन ऑफ फॉरेन नेशनल्स हु कम टू इंडिया, हु कम ऑन डेप्यूटेशन। अगर फॉरेन नेशनल्स जो भी है बाहर से अगर इंडिया में काम करने के लिए आए, गवर्नमेंट के रिलेटेड काम के लिए आए, तो वो भी डाल सकते हैं। चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल नॉन ट्रांसफरेबल ऑटोनोमस बॉडी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स एंड इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग ऑफ गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग का कोई है, वहाँ पे काम करता है, पब्लिक सेक्टर यूनिट अंडरटेकिंग में एंटरप्राइज में काम करते हैं, ऑटोनोमस बॉडीज में है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के इसमें आते हैं वो कर सकते हैं ये वाला। दूसरा है कि चेंज ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफर, ये स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ का है, और ये अगेन स्टेट गवर्नमेंट के ऑटोनमस बॉडी पब्लिक सेक्टर, क्योंकि ऐसे ही सीक्वेंस में आता है, पहला प्रायोरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए दिया जाता है, सेकंड प्रायोरिटी स्टेट गवर्नमेंट के लिए, और पांचवी आता है कि प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के लिए। ये पूरा कैटेगरी को कवर कर देता है पांचवा वाला। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर यूनिट, ऑटोनमस बॉडी में नहीं काम करते हो तो सीधा आपको फिफ्थ ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ये मेजॉरिटी ऑफ कैटेगरी फिफ्थ में आते हैं, तो मैं बोलता हूँ कि चिल्ड्रंस फ्रॉम एनी अदर कैटेगरी इंक्लूडिंग द चिल्ड्रन ऑफ फॉरेन नेशनल्स हु आर लोकेटेड इन, फॉरेन नेशनल्स भी अप्लाई करते हैं कि अपने बहुत सारे लोग फॉरेन से इधर आके बहुत साल काम करते हैं, उनको भी अगर अप्लाई करना है तो भी कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। तो यूजुअल है हमारा। मैं जाके यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का डालता हूँ, चूज़ करता हूँ मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। बहुत लोग बोलते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के उनके ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी काम करते हैं, तो वो ऑप्शन यहाँ पे अलाउड नहीं है, देख लो। सिर्फ मदर एंड फादर का ही ऑप्शन आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट जो भी हो, सिर्फ मदर या फादर कहाँ करना है। अगर मदर भी काम करेंगे तो उनका हो जाएगा। और यहाँ पे कितना ट्रांसफ़र हुआ, 7 साल में मैक्सिमम अगर ट्रांसफ़र हुआ होगा तो उनको प्रायोरिटी दिया जाता है, क्योंकि
केंद्रीय विद्यालय का ऑप्शन वही है। केंद्रीय विद्यालय का पर्पस ये है कि केंद्रीय विद्यालय इंडिया पूरा एक ही स्टैंडर्ड सिलेबस फॉर्मेट फॉलो करता है, और अगर किसी को ट्रांसफ़र होते रहता है, इधर से उधर जाओ इधर से उधर जाओ, तो वो ट्रांसफ़र्स को मैनेज करने के लिए उनको स्कूल्स चाहिए रहता है। क्योंकि बोलते हैं कि बहुत लोग ट्रांसफ़र नहीं लेते हैं, बोलते हैं कि नहीं उधर जाने से मेरे को स्कूल्स नहीं है, तो वो बोलते हैं कि हाँ अभी केंद्रीय विद्यालय के स्कूल्स है, उधर आपको ट्रांसफ़र कर देंगे, उधर जाके आप काम कर लो और बच्चों का एडमिशन करवा लो, ठीक है। ज़्यादा ट्रांसफ़र लाएगा तो बोलेंगे हाँ इनको पहले प्रायोरिटी दे दो क्योंकि उनका ज़्यादा ट्रांसफर्स रहता है। उससे कम 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 आने से उनका प्रायोरिटी कम होता है। तो आपने हाँ डाल दिया तो ट्रांसफ़र का डिटेल पूरा इधर एंटर करना पड़ता है, कहाँ से कहाँ जा रहे हो पूरा डिटेल्स इधर एंटर करना पड़ता है। अगर नो डाल दिया तो ठीक है, आपको ट्रांसफ़र ही नहीं है। कोई कोई तो एक ही जगह में पूरा साल काम करते हैं, ट्रांसफ़र नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे ही है सबके लिए। अगर चूज़ किया तो मदर फादर ऐसे चूज़ करके ट्रांसफ़र डिटेल्स डालना पड़ता है। मैं बोलता हूँ कि मैं प्राइवेट एम्प्लॉय में आईटी कंपनी में काम करता हूँ, प्राइवेट कंपनी में, ठीक है। नॉट अप्लीकेबल, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस नहीं है, सीधा प्राइवेट के लिए नॉट अप्लीकेबल डाल दिया है, ठीक है, प्रायोरिटी के लिए। ये हो गया स्कूल्स का। और सर्विस कैटेगरी का मेन थिंग, तो ये ध्यान में रख लो, सर्विस कैटेगरी का बहुत लोगों को डाउट्स आता है। तो नेक्स्ट जाता हूँ मैं, ऑल द रिक्वायर्ड कर रहे हैं, तो मैंने फिर से सर्विस कैटेगरी 5 सेलेक्ट कर लिया है, नॉट एप्लीकेबल डाल दिया है यहाँ पे। नेक्स्ट कर रहा हूँ अगेन, ओके ये वाला स्कूल्स का नहीं हुआ, ठीक है, 5 किलोमीटर है, वो भी डाल दिया। मैं नेक्स्ट जा रहा हूँ। इधर कुछ तो मिस हुआ है मेरे को, अगेन सर्विस कैटेगरी का मिस हो गया, नॉट एप्लीकेबल सब हो गया, ओके नो डालता हूँ, ये भी नहीं किया, नेक्स्ट हो गया, ठीक है। अभी आप फाइनल पेज में आ गए। आपको सिर्फ 2 ही डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, जैसे बोला है कि 250 KB साइज में रखना है, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ एंड प्रूफ ऑफ पास फोटो, ये दोनों सिर्फ आपको एडमिशन के टाइम में अपलोड करना पड़ता है। आपको एडमिशन अगर कंफर्म हो गया स्कूल में होगा तो आपको ये प्रूफ आपको लेके जाना पड़ता है। क्या क्या बोला है इधर, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, प्रूफ ऑफ पासपोर्ट साइज फोटो, प्रूफ ऑफ रेसिडेंस एंड प्रूफ ऑफ सर्टिफिकेट, जो भी आपने उधर दिया है वो चारों आपको लेके जो स्कूल में आपको बुलाया जाता है वो स्कूल में आपको ये जाके दिखाना पड़ता है, ठीक है। ये ठीक हो गया। आपको मैं जाके चूज़ फाइल करता हूँ, फाइल भी मैंने रेडी रखा है। तो पहला वाला बर्थ सर्टिफिकेट है, चूज़ कर लिया, ओपन, ठीक है। बर्थ सर्टिफिकेट मैंने डाल दिया, अपलोड कर दो, डन करके बोल दिया। वैसे ही फ़ोटो का भी आ जाता है। तो दोनों मेरा एक मिनट, दूसरा कुछ मैं ट्राई करता हूँ जो ज़्यादा साइज़ का होगा, ओपन, अपलोड हो गया, ठीक है। जो 256 KB का साइज़ का रहता है वो अपलोड हो गया, प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद वो बोलता है ठीक है, डिक्लेरेशन करके सबमिट करना पड़ता है। नेक्स्ट डिक्लेयर किया मैंने, यूजुअल डिक्लेरेशन है किया, सर्टिफिकेट दैट आई रेड ऑल दी, सब मैंने समझाया, जो भी मैंने यहाँ पे डिटेल्स दिया सब कुछ सही है, कुछ गलत नहीं है। तो प्रॉब्लम मेरे को इसके कारण कुछ एडमिशन नहीं मिला तो भी प्रॉब्लम नहीं करके आप एक अंडरटेकिंग जैसे आप कर रहे हो, तो उसको सेलेक्ट करके, क्योंकि आपको पता है कि आपने पूरा एप्लीकेशन ठीक से फिल किया है कि, उसीलिए यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन दिया है। इसके बाद भी आपको चेक करना था भी आप प्रीवियस जाके चेक करके आ सकते हो, तो मैंने पूरा चेक कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डिक्लेरेशन को येस कर दिया है, और जाके सेव एंड प्रीव्यू, क्योंकि बाकी दोनों आप नहीं कर सकते, एक बार प्रीव्यू करने के लिए भी इधर भी सेव कर दिया, प्रीव्यू कर रहा हूँ मैं, ठीक है। प्रीव्यू का ऑप्शन दिया है, मैं सीधा जाके प्रीव्यू करके एक बार पूरा चेक कर लूँगा कि मैंने जो भी डिटेल्स दिया है, एक बार आराम से बैठ के पूरा पढ़ लो, आपने जो भी डिटेल्स दिया है एकदम सही है कि नहीं। अगर कुछ गलत होगा तो रिजेक्ट होने का चांस है, तो इसलिए ध्यान से एक बार देख लो, हाँ पूरा करेक्ट है तो भी आ जाके एक बार प्रिंट आउट भी लेके रख सकते हो। वो प्रिंट एप्लीकेशन का यहाँ पे मैं ऑप्शन दिखाता हूँ, ये जरूर आप एक प्रिंट आउट लेके रख लो। यहाँ पे लॉगिन कोड है, इसके बाद आपको एप्लीकेशन सबमिशन कोड आएगा, ठीक है। मैंने बोला सब कुछ मैंने पढ़ लिया, सब मेरे को पता है, तो मैं जाके यहाँ पे सीधा सबमिट करता हूँ। आर यू श्योर इधर भी पूछता है, कंफर्म कर लेता है, यस मैं बोलता हूँ, नो अगर मेरे को लगता है कि कुछ गलती है तो नो कर सकता हूँ, नहीं तो मैं जाके यस सबमिट करता हूँ। तो सबमिट करने के बाद आपको एक OTP आ जाता है, वो OTP अब मैं एंटर कर रहा हूँ। तो एप्लीकेशन सबमिशन फॉर एडमिशन पोर्टल सबमिशन का आता है, तो मैं जाके OTP एंटर कर देता हूँ।
वेरीफाई ओटीपी, आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गया। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन सबमिशन कोड आपको ध्यान से लेके रखना पड़ेगा। तो इसी से आपका पूरा डिटेल्स होगा। तो यहाँ पे बोलते हैं कि प्रिंट एप्लीकेशन, सीधा एप्लीकेशन को प्रिंट कर सकते हो और इसी से लेके आप एप्लीकेशन का स्टेटस भी देख सकते हो आप। तो मेरा एप्लीकेशन मैं प्रिंट भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने प्रिंट क्लिक किया, जाके सीधा नीचे प्रिंट क्लिक करूँगा तो मेरा एप्लीकेशन प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। आपको जाके एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हो। मैं जाके एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर रहा हूँ, बोल रहा है कि आज सबमिट किए रहे एप्लीकेशन, ये है। ठीक है, तो माई एप्लीकेशन का भी है, इधर भी चेक कर सकते हो। माई एप्लीकेशन आपने सेलेक्ट किया तो आपको लगा कि मैंने कुछ, आपने जब प्रिंट आउट लिया देखा तो लगा कि आपने कुछ गलती से फिलअप कर दिया, तो सीधा आपको क्या करना है, व्यू सबमिटेड एप्लीकेशन देख सकते हो। या तो यहाँ पे जाके पहले आपको कैंसिल करना पड़ता है एप्लीकेशन। यस, आपको कंफर्म मैंने कुछ गलती से एप्लीकेशन फिल कर दिया, तो जाके सीधा कैंसिल करो एप्लीकेशन को। आपको फिर से एक ओटीपी आएगा, कंफर्मेशन पूछेगा, हाँ मैंने कुछ गलती किया है, तो उसको जाके सीधा कैंसिल कर दो। तो यहाँ पे बोलते हैं योर एप्लीकेशन कैंसिलेशन रिक्वेस्ट के लिए बोल के ओटीपी आया है, उसका ओटीपी मैं एंटर करता हूँ। तो मैंने बोला कि कुछ बहुत गलती हो गया, मैं जाके पूरा चेंज करने वाला हूँ। ठीक है, पूरा नया भी कर सकता हूँ सीधा, वो भी बताता हूँ मैं। ओके, तो ये मैंने बोल के यस, मेरे को कैंसिल ही करना है। ठीक है, कैंसिल कर दिया मैंने, तो बोलता है कि एप्लीकेशन कैंसिल हो गया, तो कंसिडर नहीं करेंगे, री अप्लाई फ्रेश। मैं सीधा जाके नया एप्लीकेशन कर सकता हूँ, नहीं तो री अप्लाई। ऑलरेडी मैंने डेटा पूरा फिलअप कर दिया, छोटे छोटे यहाँ पे मिस्टेक्स हुआ है, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीधा जाके आप री अप्लाई कर सकते हो, उसको करेक्शन करने का ऑप्शन है ये। तो री अप्लाई करेंगे तो आपको पूरा डेटा दिख जाएगा। बोलेंगे कि नहीं मेरे को एससी सेलेक्ट करना था, यहाँ पे मेरे को ब्लड ग्रुप मालूम है, नेक्स्ट करके जा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने कुछ एड्रेस गलती से डाल दिया है, तो वो भी अपलोड कर सकते हैं। नहीं, चॉइस ऑफ स्कूल्स मैंने करते समय मैंने गलती से स्कूल सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके लिए भी जाके आप यहाँ पे स्कूल्स, अगर आपको लगा ठीक है मैं दूसरा स्कूल्स कुछ ट्राई करने वाला हूँ, तो वो भी कर सकते हो। तो पूरा एक बार चेक करके फिर से जाके आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। नहीं तो आपको जाके सीधा जाके आप फ्रेश एप्लीकेशन भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेरा एप्लीकेशन सबमिट नहीं हुआ क्योंकि मैंने सैम्पल के लिए दिखाया है। ठीक है, ये एप्लीकेशन का जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन का है हमने पूरा देख लिया है। बहुत लोग पूछते हैं कि सेकेंड स्टैंडर्ड से जो एडमिशन होने वाला है, यहाँ पे जो एडमिशन दिया है सेकेंड से लेके नाइन्थ के लिए 8 तारीख से 15 तारीख है, तो वो एप्लीकेशन इसमें आप नहीं कर सकते हो कि ये पूरा इंडिया के लिए फर्स्ट स्टैंडर्ड का ही एप्लीकेशन फॉर्म है। सेकेंड स्टैंडर्ड का आपको करना है तो सीधा आपको क्या करना है, डायरेक्टरीज में जाके, रीजन्स में जाके आपको देखना पड़ेगा कौन से रीजन में आप रहते हो। अगर आपने बोला कि हाँ हम महाराष्ट्र में रहते हैं, हमारा महाराष्ट्र का स्कूल्स का लिस्ट चाहिए, तो आप सीधा जाके इधर मुंबई रीजन का स्कूल देख सकते हो। यहाँ पे मुंबई में पूरा महाराष्ट्र का कवर हो जाएगा। एक मिनट उधर लॉन्च होने दो। तो आपको सीधा जो स्कूल है उसके वेबसाइट में जाके आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे डायरेक्टरीज है लिंक वाइज, तो महाराष्ट्र में टोटल 64 स्कूल्स है, उसके ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे लिंक्स जाओ, तो यहाँ पे पूरा स्कूल्स का लिस्ट आ जाएगा। महाराष्ट्र का जो जितने भी स्कूल्स हैं उसका डायरेक्ट लिंक आपको आ जाएगा। आपको अगर बोल रहे कि आप हाँ कहाँ रहते हो महाराष्ट्र में, लोनावाले में आपको चेक करना है कि लोनावाला में स्कूल में सेकेंड से नाइन्थ तक का कुछ एडमिशन ओपन है कि नहीं। तो ये यहाँ पे जाके आप सीधा चेक कर सकते हो। सीधा स्कूल्स के वेबसाइट में जाके चेक करना पड़ता है। उधर आपको अनाउंसमेंट में आया होता है कि अनाउंसमेंट में बोला होता है कि हाँ हमारे पास सेकेंड से नाइन्थ क्लास तक का एडमिशन्स ओपन है करके, इधर अनाउंसमेंट में आ जाएगा। तो उधर जाके आपको एक गूगल फॉर्म्स आएगा, उसको आपको सेलेक्ट करके वो गूगल फॉर्म्स भरना पड़ेगा। गूगल फॉर्म्स क्या करता है, अगर अपनी थर्ड स्टैंडर्ड का एडमिशन चाहिए तो सेकंड स्टैंडर्ड का टीसी और सेकंड स्टैंडर्ड का मार्कशीट दोनों आपके पास रखना पड़ेगा, उसको आपको अपलोड करके सबमिट करना पड़ेगा। और उसी में कैस्ट सर्टिफिकेट कुछ भी ओबीसी एससी एसटी का कुछ होगा, ईडब्ल्यूएस में होंगे, सिंगल गर्ल चाइल्ड होगा, जो भी होगा आपके पास सर्टिफिकेट है वो सब आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद स्कूल में सिलेक्शन हो गया तो आपको बुलाएंगे। और दूसरा पूछ रहे थे कि आपको एमपी कोटा का अगर किसी ने रिकमेंडेशन लिया होगा तो एमपी कोटा का कैसे सेलेक्ट कर चेक करना है। यहाँ पे एमपी कोटा में आपने रिकमेंडेशन दिया हो तो एमपी कोटा का इधर लिस्ट आ जाता है। हर एक एमपी को एक कूपन नंबर दिया जाता है, वो कूपन नंबर आप मांग लो। वो कूपन नंबर से जाके इधर चेक करेंगे तो आपको
आपका नाम आया है कि नहीं पता चल जाएगा आपको ये कूपन नंबर में। और एमपी कोटा का रिक्वेस्ट और एप्लीकेशन ऑनलाइन जो करते हैं उसका दोनों डिफरेंट है, तो आपको दोनों करना पड़ेगा। एमपी का भी एडमिशन्स के लिए आपको रिकमेंडेशन के लिए एमपी ऑफिस में एक लेटर लिख के देना पड़ेगा। उसमें अलग रहता है आपको कौन सा स्कूल चाहिए, कौन से क्लास में चाहिए, सब लिख के देना पड़ता है, उसके हिसाब से वो रेकमेंड करते हैं। और ये ऑनलाइन एप्लीकेशन का अलग प्रोसेस है जहाँ ऑनलाइन में भी आपको मिल सकता है। ठीक है, दोनों प्रोसेस आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, इतना ही हो गया। मेरा जो मेन थिंग था मैंने एडमिशन्स के बारे में आपको बोल दिया। अगर इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन में कुछ भी डाउट हो तो आपको कमेंट सेक्शन में डालना होगा, मैं आपको आंसर करूंगा। ठीक है, और इसको जरूर सब्सक्राइब करो चैनल को। मैं केंद्रीय विद्यालय के बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको डालते जाऊंगा। सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी बताओ कि ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का कुछ भी हो तो ये वीडियो देखो करके। ठीक है, थैंक यू। मैं दूसरे एक वीडियो में आपको जरूर मिलता हूँ। बाय।